एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसकी दो यूनिट्स है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 जो कि टोटल आती है आपकी 15 मार्क्स की। इस चैप्टर का जो यूनिट है उसका नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो कि मैंने पूरे चैप्टर्स में इतने हाइलाइट्स करके लाया हूँ, जो कि सिर्फ इतना ही मोर देन इनफ है आपके लिए। ठीक है, इतना ही आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा, बस आपको उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, इसके अंदर देखो, जो आपका फर्स्ट आता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज गिवन बाय द नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिक्स सिमोन कुजनेट्स एंड रिचर्ड स्टोन। ठीक है, जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है वो किसने दी है? नोबेल प्राइज विनिंग ने, जिसका नाम है सिमोन कुजनेट्स एंड रिचर्ड स्टोन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है आपका सीएसओ। एक सीएसओ है और एक एमओएसपी एंड आई है। सीएसओ है और एक एमओएसपी एंड आई है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के लिए। ठीक है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है मैं दोबारा बता दूं। सीएसओ जो कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एमओएसपी एंड आई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के लिए। क्लियर हो गया? फिर आपका आता है दूसरे लेवल का जो कि स्टेट लेवल होता है। ये हमने नेशनल लेवल का पढ़ा, अब आता है स्टेट लेवल का। स्टेट लेवल का क्या है? स्टेट डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डीईएसएस। डीईएसएस मतलब ऑल द स्टेट लेवल स्टेट डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लाइंग देयर स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये किसके लिए होता है? स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के लिए होता है, अदर एग्रीगेट्स। ठीक है, तो हमारे ये दो पॉइंट्स थे, हमने यहाँ पर इनको पढ़ लिया है। इसमें हमने क्या पढ़ा कि हमारा सीएसओ और एमओएसपी एंड आई रिस्पॉन्सिबल होता है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के लिए, और जो हमारा डीईएसएस है मतलब डायरेक्टर स्टेट डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर आता है हमारा रिस्पॉन्सिबल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। ठीक है, इसमें क्या है? बिजनेस टू फोरकास्ट द फ्यूचर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। बिजनेस क्या करता है ना, फोरकास्ट कर सकता है अपने जो फ्यूचर डिमांड्स है उनके लिए, जो हमारा जो फ्यूचर डिमांड होने वाली है, फोरकास्ट होने वाला है, इसके लिए क्या करता है ये? बिजनेस टू फोरकास्ट द फ्यूचर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर नेशनल अकाउंटिंग नेशनल इनकम आपकी अलग तरीके से होती है। तीसरा पॉइंट है आपका इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू डिसाइड वेरियस सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स पॉलिसी टू इंक्रीज ग्रोथ रेट। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको नेशनल इनकम से करने की आती है, इससे क्या होता है? ग्रोथ रेट बढ़ता है। ग्रोथ रेट आपका बढ़ता है, डेवलपमेंट्स होती है, डेवलपमेंट पॉलिसीज बढ़ती है। क्लियर हो गया? चौथा पॉइंट आपका आता है यहाँ पर चूजिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। हमें इकोनॉमी अपने नेशनल इनकम के हिसाब से ही हमें एक हम चूज कर पाते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी रखनी है ना, कैपिटलाइज करनी है। देखो नेशनल इनकम कम आ रहा है तो हमें कैपिटलाइज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इस तरीके से इवेल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज के हिसाब से। ठीक है, पांचवा पॉइंट आता है आपका लाइट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इससे ना नेशनल इनकम से हमारा क्या होता है ना कि एक इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगता है, जिससे हम इक्विबिलिटी ला सकते हैं, इन इक्वालिटी ला सकते हैं, है ना, जिससे हम सबको इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हम टैक्स कैसे कर पाए, इनक्वालिटीज कैसे कर पाएंगे? टैक्सेस को बढ़ाकर, कम कर कर, डेफिसिट करके, फिजिकल डेफिसिट को समझकर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये सब करके हम क्या कर सकते हैं? अपना नेशनल इनकम की हेल्प से हम इक्वलिटी कर सकते हैं। फिर आता है आपका सातवां पॉइंट, छठा नहीं सातवां, फिर है मेक पॉलिसी फॉर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। बस इसके अंदर यही था। नेक्स्ट अब आता है आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज अ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है आपका रियल जीडीपी। ये मैंने हमने क्या पढ़ा था ये? ये मैंने पढ़ा था नॉमिनल जीडीपी। अब पढ़ते हैं हम रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है? जो हमारा ये जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो एक करंट ईयर को लेता है। ठीक है, करंट ईयर को लेता है, और ये जो हमारा रियल जीडीपी है वो एक बेस ईयर को लेता है। तो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज ओवर टाइम, टू रीजंस। नॉमिनल जीडीपी कैसे बढ़ता है? दो तरीके से बढ़ता है। जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है वो दो तरीके से बढ़ता है। पहला, अगर हम गुड्स को इंक्रीज कर दे, और दूसरा हम प्राइस को इंक्रीज कर दे। दो चीजों से बढ़ता है, अगर हम क्वांटिटी या फिर गुड्स को इंक्रीज कर दे या फिर हम प्राइस को इंक्रीज कर दे। बट अगर रियल जीडीपी की अगर हम बात करें तो हमें एक मेथड को, प्राइस इंक्रीज वाले को एलिमिनेट करना पड़ता है। एलिमिनेट क्यों करना पड़ता है? दैट्स वाई रियल जीडीपी इज कंस्ट्रक्टेड एज सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ फाइनल गुड्स आइटम इज कांस्टेंट। क्योंकि इससे हमारा क्या होता है? बेस ईयर मिलता है, तो उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। क्लियर हो गई हमारी ये वाली बात? वी नीड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस। हमें इंक्रीजिंग प्राइस वाले इफेक्ट को
हटाना होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रियल जीडीपी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का एक फॉर्मूला है, द कैलकुलेशन ऑफ रियल जीडीपी गिव्स अस अ यूजफुल मेजर ऑफ इन्फ्लेशन नोन एज अ जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर को हम क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर को हम एक नाम से और जाते हैं जिसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर होता है हमारा इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपन में रियल जीडीपी। नॉमिनल हमेशा ऊपर आएगा और रियल जीडीपी वाला नीचे आएगा। इससे ही हम फॉर्मूला रियल जीडीपी निकाल सकते हैं, इसी से हम जीडीपी डिफ्लेटर निकाल सकते हैं, इसी से हम नॉमिनल जीडीपी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर इज प्राइस इंडेक्स, हम इसको प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। इसी के इधर उधर करने से हम फॉर्मूले अराइव कर सकते हैं। फिर आता है आपका फिर आता है आपका इन्फ्लेशन रेट इन 2 ईयर्स। अगर हमें 2 सालों का इन्फ्लेशन रेट निकालना है तो जीडीपी डिफ्लेटर इन 2 ईयर्स, जीडीपी डिफ्लेटर 2 सालों का, जीडीपी डिफ्लेटर 2 सालों का नहीं मतलब दूसरे साल का, और जीडीपी डिफ्लेटर इन 1 ईयर, पहले साल का अपॉन में जीडीपी डिफ्लेटर इन 1 ईयर, इनटू कर देना है हमें 100 से। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे हमारा इन्फ्लेशन रेट पता लग जाता है 2 सालों का। नेक्स्ट आ गया, फिर फाइंड आउट द जीडीपी डिफ्लेटर, ये आपका एक एमसीक्यू आ गया। अब इसके अंदर ना थोड़ा एमसीक्यू एमसीक्यू कह रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको ना क्या समझना है, जो हमारा बेस ईयर होता है ना जीडीपी डिफ्लेटर का, वो हम 100 मानकर चलते हैं कि हमारा होता ही होता है 100, ठीक है। अगर 100 से ज्यादा जाता है, 100 से ज्यादा जाता है, इसका मतलब है कि जो हमारा नेक्स्ट ईयर का है, देखो इसको पढ़ो, इफ द जीडीपी डिफ्लेटर नेक्स्ट ईयर इज लेस देन, अगर हमारा जीडीपी डिफ्लेटर नेक्स्ट ईयर का लेस देन द जीडीपी डिफ्लेटर दिस ईयर, तो हमारा प्राइस लेवल गिरेगा। अगर नेक्स्ट ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर कम है आज के जीडीपी डिफ्लेटर से, तो हमारा प्राइस लेवल इज हैज बीन फॉलन। ये लाइन आप रट लो, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। देखो यहां पर समझो, ये 123 है और ये 100 है, मैं आपको रफ करके बताता हूँ। ये देखो, ये आपका 100 है और ये आपका 123 है, मतलब बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ा है। बढ़ा है तो इसका मतलब क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंक्रीज माना जाएगा। नेक्स्ट वाला और बढ़ रहा है तो हमारा प्राइस इंक्रीज माना जाएगा। नेक्स्ट वाला कम हो गया तो हमारा प्राइस क्या हुआ है, कम हुआ है। अब और कम हो गया, हमारा प्राइस क्या हुआ है, कम हुआ है। ये बढ़ गया, अब बढ़ गया तो हमारा प्राइस क्या करेगा, बढ़ेगा। क्लियर है, तो मैं यही कहना चाहता ये वाला भी, इफ द जीडीपी डिफ्लेटर नेक्स्ट ईयर इज लेस देन द जीडीपी डिफ्लेटर दिस ईयर, देन द प्राइस लेवल हैज बीन फॉलन। ठीक है, ये इलुस्ट्रेशन है जो कि काफी इजी इलुस्ट्रेशन है, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट ये भी इजी है सब कुछ। देखो इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन द सिंपल टर्म द बेसिक प्राइस इज अ सब्सिडाइज्ड प्राइस विदाउट टैक्स। ऊपर वाली अगर हम लाइन पढ़े तो जीडीपी, जीडीपी द बेसिक प्राइस एक्सक्लूड एनी टैक्सेस, ये कोई भी बेसिक प्राइस है वो टैक्सेस को नहीं लेता है, बस लेता किसको है, जो भी हमारी सब्सिडीज होती है उसको ले लेता है। प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर रिसीव द परचेजर गवर्नमेंट, ये सब ठीक है, बट इंक्लूड्स एनी सब्सिडी, ये इंक्लूड करता है सब्सिडीज को। मतलब ये वाला जो फॉर्मूले है ना, ये देखो बेसिक प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्शन टैक्स को ले लिया इधर से, मैंने ये समझ नहीं पाएंगे। मैंने क्या बनाया, फैक्टर कॉस्ट का एक फॉर्मूला बनाया, जो कि कैसे बनाए, जो भी हमारा बेस प्राइस है ना, ऊपर वाली लाइन के हिसाब से, जो हमारा बेस प्राइस है उसके अंदर जो भी हमारी सब्सिडीज है उसको ऐड कर दिया, और जो टैक्स है उसको माइनस कर दिया, तो हमारा फैक्टर कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आ गया है। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है, जो भी हमारा बेसिक प्राइस है उसमें ऐड कर दो सब्सिडी, माइनस कर दो टैक्स को, आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। देखो कॉस्ट निकलता ही क्या है, फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है, टैक्स को हटा दो, सब्सिडी वगैरह जितनी मिली है उसको लिख दो बेसिक प्राइस में से, ठीक है। तो इसी से ड्राइव होकर बाकी के हमारे फॉर्मूले बन जाएंगे। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला आता है आपका बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, मार्केट प्राइस निकलता है हमारा बेसिक प्राइस जो है उसके अंदर हम टैक्स को प्लस करते हैं और सब्सिडी को माइनस करते हैं, तब जाकर हमारा यहाँ पर मार्केट प्राइस निकलता है। इसका थोड़ा उल्टा है, देखो जो भी हमारा फैक्टर कॉस्ट है, दो चीज याद रखो, फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट निकलता है जब हम सब्सिडी को प्लस करते हैं और टैक्स को माइनस करते हैं। बट मार्केट प्राइस के अंदर टैक्स जुड़ जाता है और सब्सिडी हो जाती है माइनस, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना, और बेसिक प्राइस तो आपका कॉमन है ही, दोनों में आना ही है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई फैक्टर कॉस्ट की और आपकी मार्केट प्राइस की। नेक्स्ट अब आता है आपका एक फॉर्मूला है एनडीपी एट, ये कौन सा फॉर्मूला है, आपका इनकम मेथड का फॉर्मूला है। इन्होंने पता नहीं इतना
जल्दी क्यों दे दिया यहाँ पर ये इनकम मेथड का फॉर्मूला, और लिखा भी नहीं इनकम मेथड है। अच्छा, इनकम मेथड को हम क्या बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी बोलते हैं। इनकम मेथड को हम क्या बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी। जिससे हमें नेशनल इनकम निकाली है, नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम को क्या कहते हैं हम, एनएनपी एट एफसी, ठीक है, ओके। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीओई, सीओई, जिसके अंदर प्लस कर देते हैं हम ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। क्लियर हो गई बात। एनडीपी, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी कैसे निकलता है आपका, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इससे हम नेशनल इनकम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम इज ऑब्टेन बाय द डिवाइडिंग बाय द कंट्री ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज ऑब्टेन बाय द कंट्री, it is obtained by dividing the country gross domestic product adjusted by inflation by the total population. It serves as an indicator of the standard of living। ये इजी है, एमसीक्यू से समझ में आ जाएगा। फिर आता पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम के अंदर क्या है, personal income is a measure of actual current income received of a person from all sources which may or may not be earned। हमने अर्न करी हो ना करी हो, वो हमारी एक पर्सनल इनकम मानी जाती है। नेक्स्ट अब आता है आपका ये वाला पॉइंट, जैसे पर्सनल इनकम एक्सक्लूड क्या करता है, रिटेन्ड अर्निंग। पर्सनल इनकम एक्सक्लूड रिटेन अर्निंग, ये एमसीक्यू बन सकता है कि पर्सनल इनकम एक्सक्लूड रिटेन अर्निंग, इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस, कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सोसाइटी, ये सब क्या करता है, एक्सक्लूड करता है। और नेशनल, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, सेकंड वाला आपको याद रखना है, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड। देखो ये याद ना करके अब ये देखो, पर्सनल इनकम कैसे निकलती है, जब हम नेशनल इनकम के अंदर से, नेशनल इनकम के अंदर से देखो ये चीज ना, यहाँ प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगी, ट्रांसफर पेमेंट माइनस हो जाएगा आपका पर्सनल इनकम में से, और ऐड क्या क्या चीजें हो जाएगी आपकी, ये चीजें ऐड हो जाएगी, ठीक है। पर्सनल इनकम के अंदर आपकी ये चीजें ऐड हो जाएगी तो नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगा। तो नेशनल इनकम के अंदर ना क्या क्या चीजें ऐड होती है, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स, ये चीजें होती है माइनस, प्लस हो जाते हैं हमारा ट्रांसफर पेमेंट। ये याद नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके क्वेश्चन हमसे लगते भी नहीं है अच्छे से, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन आता है। फिर डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम होती है हमारी पर्सनल इनकम में से माइनस कर दो हमारा पर्सनल इनकम टैक्स और नॉन टैक्स पेमेंट्स को, ठीक है। नंदी कैसे होता है, ये नंदी गंदी हटाओ। हाँ, फिर आता है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम होती है हमारी, जब हम प्राइवेट इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक, एनएफआईए और नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, अदर नेट ट्रांसफर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये पांच चीजें ऐड करते हैं, ठीक है। इन पांचों चीजों को ऐड करके हमारा ये आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब करते हैं इलुस्ट्रेशन, देख इलुस्ट्रेशंस में बाद में कराऊंगा अच्छे से। अब आता है मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम इन इंडिया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, these are three different interlinked phases in the circular flow of income: production, distribution and disposal। तीन तरीके के होते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल। इन द प्रोडक्शन फेज, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस। प्रोडक्शन फेज के अंदर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं with the help of factor service। in the income and distribution phase, the flow of फैक्टर इनकम एंड द रेंट वेजेस इंटरेस्ट वगैरह ये सब, ठीक है। देखो तीन फेसेस होते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल। डिस्पोजल को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इनकम रिसीव बाय डिफरेंट फैक्टर से हमने रिसीव करा, फिर प्रोडक्शन में स्पेंड करा, फिर इन्वेस्टमेंट करा, ये सब हमारा क्या आता है, डिस्पोजल फेज में आता है, ठीक है, ओके। अब आता है नेशनल इनकम फ्रॉम थ्री वेज एंगल्स, नेमली फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, और फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर। देखो इनकम वाले में फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर से हो रहा है, और आपका जो प्रोडक्शन है वो वैल्यू एडिड से हो रहा है। क्यों, वैल्यू ऑफ आउटपुट की जब भी बात होगी ना, तो हमारे प्रोडक्शन की बात होगी, और वैल्यू ऑफ इनकम, इनकम मतलब एक तरह की एक्सपेंडिचर की बात होगी। तो यहाँ पर है ना ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, तीन तरीके के मेथड होते हैं, आपको पता ही है, वैल्यू एडेड मेथड होता है, इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है। फिर आता है आपका वैल्यू एडेड मेथड में है क्या, वैल्यू एडेड मेथड इज अ सम ऑफ टोटल ऑफ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। This method of the measurement shows the unduplicated contribution by each industry to the total output। स्टेप्स होते हैं इसके, ओके। इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पर, इसको हम जीवीए एट एमपी बोलते हैं, लेकिन हम अपने इजिली भाषा में बोलते हैं जीडीपी एट एमपी, ठीक है। इंपोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन इफ टोटल, देखो ये नोट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करना इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल प्लस चेंजिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। इंपोर्ट्स आर एक्सक्लूड, इंपोर्ट्स आर इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन इफ टोटल परचेज आर गिवन। अगर टोटल परचेज गिवन है तो हम क्या लेंगे, इंपोर्ट्स को भी ले लेंगे। इफ डोमेस्टिक
परचेज आर स्पेशली मेंशन देन इंपोर्ट्स विल बी एडेड। ठीक है, ये सब मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें इंक्लूड करना है, बस इसमें यही है। फिर आता है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या है? फैक्टर इनकम मेथड, ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर पेमेंट मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम कई सारे नाम से जानते हैं, जैसे इन एक सेकेंड, फैक्टर इनकम मेथड ऑल्सो कॉल्ड अ फैक्टर पेमेंट मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर और क्या है? ओके, इसका फॉर्मूला मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ओनली इनकम अर्न बाय ओनर्स ऑफ अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर ना ओनर ऑफ प्राइमरी फैक्टर्स के ही हमारे क्या आते हैं, इंक्लूड होते हैं। वाइल वेजेस ऑफ लेबर्स विल बी इंक्लूडेड, पेंशन ऑफ रिटायर, पेंशन वगैरह हो गई ऑफ रिटायर वर्कर्स विल बी एक्सक्लूडेड ऑफ नेशनल इनकम। इसमें से क्या होता है पेंशन वगैरह ये सब होती है, तो इनकम फ्री फंड की वो वाली ऐड नहीं होती है नेशनल इनकम में। ट्रांसफर पेमेंट एक तरह की ऐड नहीं होती है, मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया था। चलो छोड़ो। फिर आता है आपका दूसरा पॉइंट, interest paid by government on public debt, interest on consumption loans and interest paid by the one of the firm another are excluded। प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड रिटर्न, ये सब प्रॉफिट हमारा इस तरीके से निकलता है। नोट वाले पॉइंट में दोबारा बता देता हूँ, इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट, इंटरेस्ट ऑन कंजप्शन लोन्स एंड इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म अनदर आर एक्सक्लूडेड। ये सब क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, फिर आता है while using income method, capital gain, fund profit, transfer income and income from the sale of second hand goods and financial asset, payment of out of past savings are not included। ठीक है, जो भी सेकंड हैंड गुड्स हो गई, फाइनेंशियल एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ, ये सब हमारा नहीं आता है। ठीक है, हाउर कमीशन, ब्रोकरेज एंड इनपुट्स, इम्पोर्टेड वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय द ओनर प्रोडक्शन यूनिट से हटाओ। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को हम बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। एक्सपेंडिचर अप्रोच भी बोलते हैं हम इसको, ऑल्सो कॉल्ड है इनकम डिस्पोजल अप्रोच। ठीक है, ये हमारा कैसा आता है, चार चीजें इसके अंदर ऐड करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन मेथड, एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, और तीसरा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसके अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड रहता है, और आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट निकलता है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। फिर आता है, अच्छा इसके अंदर ना हमें इजीली में क्या बोला गया है कि इनकम मेथड इज बेस्ट, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा, इनकम मेथड। लेकिन बाय वन मेथड इन इंडिया कैन नॉट एस्टिमेट नेशनल इनकम, क्योंकि हमारा इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है जो कि आईटीआर वगैरह सब अच्छे से नहीं भरते हैं। इसकी वजह से क्या है, मेथड हमारा इंडिया के अंदर ये नहीं एस्टिमेट, इसलिए हमें तीनों मेथड से कुछ ना कुछ हमारा निकालना पड़ता है। फिर एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा, वैल्यू एडेड मेथड। जो एग्रीकल्चर के लिए है वो सबसे बेस्ट मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, क्योंकि उसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट है, आउटपुट के हिसाब से हमारा यहाँ पर निकलता है। फिर स्मॉल स्केल सेक्टर की हम बात करें, स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए इनकम मेथड काफी रहेगा। ठीक है, और हमारा जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है वो एक्सपेंडिचर मेथड से हम अच्छे से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके इलस्ट्रेशन है। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंस, थोड़े से ज्यादा यहाँ पर से लग जाते हैं क्योंकि मैंने ज्यादा हाईलाइट कर रखा है। देखो ओके यहाँ से देखो, स्टेट इनकम और नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएसडीपी जिसको हम कहते हैं, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट इनकम इज मेजर इन मॉनेटरी टर्म, मॉनेटरी टर्म में ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ स्टेट विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अकाउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन, कुछ भी डुप्लीकेशन वगैरह हम कुछ भी अकाउंटेड नहीं करते हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन बाय द डिवाइडिंग द एनएसडीपी स्टेट इनकम, हम स्टेट इनकम से डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, पर कैपिटा स्टेट इनकम निकाल सकते हैं। अगर हम स्टेट नेट स्टेट नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम डिवाइड करें तो ये मिड ईयर प्रोजेक्ट पर निकलता है। ठीक है, जो स्टेट इनकम है वो प्रोजेक्टेड कब निकलता है, मिड ईयर पर, मतलब हर छठे महीने बोल सकते हैं आप। फिर आता है स्टेट लेवल एस्टिमेट आर प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट इनकम, स्टेट लेवल एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट इनकम यूनिट्स रिस्पेक्टली। ठीक है, जो कि हम डीईएसएस से निकालते हैं, द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ, स्टेटस प्रिपरेशन एस्टिमेट्स बाय रेंडिंग एडवाइस ऑन कॉन्सेप्चुअल एंड मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो हमारा सीएसओ है ना, बस उसको क्या करता है, एक तरह का गाइड वगैरह देता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टेट इनकम एस्टिमेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट्स कट अक्रॉस, ये सब हमारा क्या है, वन स्टेट डायरेक्टली नोन एज अ सुप्रा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रा रीजनल सेक्टर। जो हमारे जैसे ये हो गए इलेक्ट्रिसिटी हो गई, या फिर
रेलवे हो गया, कम्युनिकेशन, बैंकिंग वगैरह हो गए, इसको हम कहते हैं सुप्रा रीजनल सेक्टर। अब सुप्रा रीजनल एक्टिविटीज आर कंप्लाइड फॉर द इकोनॉमी एज अ होल एंड एलोकेटेड टू द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट इंडिकेटर। जो उसको रेलिवेंट इंडिकेटर उसको प्रोवाइड किया जाता है, उससे क्या करता है, स्टेट लेवल इस चीजों पर देखता है। क्लियर है? फिर आता है जीडीपी वेलफेयर। जीडीपी वेलफेयर में क्या क्या गिवन है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड जीडीपी पर कैपिटा इज कंप्लीटली इन एडुकेट मेजर ऑफ वेलफेयर। इन एडुकेट का मतलब क्या होता है, नॉन इक्वली, मतलब कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड जीडीपी पर कैपिटा इज कंप्लीटली इनएडिक्वेट मेजर ऑफ वेलफेयर। इनको ना आप एक तरह का गो थ्रू कर लो, एमसीक्यू आएगा, यू कैन डू। ओके, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज ड्यू ड्यू टू टेक्नोलॉजी वगैरह, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है, टेक्नोलॉजी है तो, है ना। प्रोडक्शन हिडन फॉर गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ड्रग्स वगैरह पर ध्यान देती है, इलीगल बनाया है उन चीजों को, है ना। इवेडिंग टैक्स, जो भी टैक्स की चोरी कर रहा है उस पर एक तरह का इलीगल है। नॉन मार्केट प्रोडक्शन, जो भी मार्केट से बाहर की चीजें है उसकी प्रोडक्शन करने को रोका गया। नॉन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं, हेल्थ ऑफ अ कंट्री सिटीजन, एजुकेशन लेवल, पॉलिसी, ये सब हमने प्रोवाइड करी है ना। द डिजुलिटी ऑफ लॉस ऑफ लेजर टाइम, मतलब डिजुलिटी मतलब लॉस ऑफ लेजर टाइम को हमने कम करा है। क्यों? क्योंकि जिससे हमारी जीडीपी हमारी कंट्री की बढ़ेगी। ठीक है, मतलब ज्यादा आवर्स का काम करेंगे तो ज्यादा आवर्स की जीडीपी बनेगी। ठीक है। इकोनॉमिक, फॉर एग्जांपल क्राइम, पोल्यूशन, ट्रैफिक, इन चीजों पर ध्यान दिया है। मेक फोर्स ऑफ द वॉलंटरी वर्क एंड सर्विसेज रेंडर्ड विदाउट रेम्युनेशन, सर्विस रेंडर्ड विदाउट रेम्युनेशन, विदाउट रेम्युनेशन की हमारी यहाँ पर वॉलंटियर वर्कर जो होता है ना, उसकी भी हमारी क्या नहीं आती है, नेशनल इनकम में काउंटिंग नहीं आती है, जो वॉलंटरी चीजें करी जाती है। जेंडर इक्वालिटी, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, इन सबको हटाया है। और बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आर एक्सटर्नल इफेक्ट्स देती है। ठीक है। डिफेंस एक्सपेंडिचर और पुलिस प्रोटेक्शन, ये सब हमारा क्या है, एक तरह का वेलफेयर है। फिर अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन में आपकी 6 चीजें आती है, 7 चीजें आती है, सॉरी। पहला, लैक ऑफ एग्रीड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। लैक ऑफ एग्रीड मतलब डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम में ना चीजें लैक है, कुछ ना कुछ कमियां है। ठीक है। एक्यूरेट डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब एक्यूरेट हमें डिस्टिंक्शन का पता नहीं चल पाता कि फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स में कितना फर्क है। ठीक है। इशू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, पैसे देने लेने में थोड़ा सा इशू पड़ता है। सर्विस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, एक ही चीज का 2 बार हम काउंटिंग हो जाती है। डिफिकल्टी इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ना कुछ दिक्कत है, डिफिकल्टी आती है। वैल्यूएशन ऑफ न्यू गुड्स एट अ कांस्टेंट प्राइस, हम क्या करते हैं, कांस्टेंट प्राइस पर क्या करते हैं, वैल्यूएशन कर देते हैं नई नई चीजों का। वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है। और क्या है, अदर चैलेंजेस, और भी चैलेंजेस है। इन एडुकेशन ऑफ डाटा, डाटा की हमें अच्छे से मिल नहीं पा रहा। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब भरोसा, हमें अवेलेबल अच्छे वाला डाटा नहीं मिल पा रहा। प्रेजेंस ऑफ नॉन मेंशनल सेक्टर, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन, एब्सेंस ऑफ रिकॉर्डिंग इनकम ऑफ ड्यू टू लिटरेसी, इग्नोरेंस, लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, एक्यूरेट एस्टिमेट कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो हमने यहाँ पर ये सारे का क्या कर लिए है, सारा को जो चैप्टर है वो इजीली हमने हाईलाइट से हमने समझ लिया है। अब इसके 15 एमसीक्यूज है, वो आप कर सकते हैं इजीली।